जी बेटा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर चेंजेस इन बॉडी फॉर्म कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द सीक्वेंस एंड रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल जीन्स। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में सबसे जो अपेरेंट चेंज होता है ऑर्गेनिजम्स में, वो चेंज जो कि हम जिसको सबसे पहले गेस करते हैं वो कौन सा चेंज होता है, तो सबसे पहला चेंज होता है दैट इज़ ऑलवेज ए मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ठीक है, हर पहला चेंज जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर एक बात बहुत वाज़ेह है जिसको यहाँ समझने की ज़रूरत है, वो ये है बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज़म हो, चाहे वो ऑर्गेनिज़म जो है वो प्लांट है, एनिमल है, या प्लांट और एनिमल के अलावा कोई ऑर्गेनिज़म है, एनी ऑर्गेनिज़म, उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में चेंज आ रहा है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में चेंज किसका नतीजा होगा? हमेशा हमेशा जेनेटिक चेंज का नतीजा होगा। ये बात हमारे जहनों में होनी भी चाहिए, बीइंग ए बायोलॉजिकल, बीइंग ए जोलॉजी स्टूडेंट, बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट। जोलॉजी का इस कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज़ प्योरली अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म, हम इसको कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाय द टाइम चेंज हो रहा है, यानी जो एवोल्यूशन है, ये जो एवोल्यूशन है किसी ऑर्गेनिज्म में, अगर एवोल्यूशन आ रही है, तो सबसे पहला जो चेंज उसमें आएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो अपेरेंट चेंज आएगा, वो कौन सा चेंज होगा? वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा। ठीक है, अब वो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, जो उसके जेनेटिक, मॉर्फोलॉजिकल कह लें, बिहेवियरल कह लें, बिहेवियरल चेंज भी आमतौर पर किसकी वजह से आता है? वो जेनेटिक चेंज की वजह से आता है। तो इसका मतलब है एवोल्यूशन में अल्टीमेटली अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आना है, तो उसके पीछे कौन सी फोर्स होगी? एवोल्यूशनरी तौर पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आना है, तो उसके पीछे जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स है? वो एवोल्यूशन, वो जेनेटिकल फोर्स है, जेनेटिक चेंज है। अब यही फ़र्क था बेसिकली किनके कॉन्सेप्ट्स में? डार्विन और लामार्क के कॉन्सेप्ट में। डार्विन ये कहता था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेजुअल चेंज आता है, उसको जीन्स का पता कोई नहीं था, क्योंकि डार्विन मेंडल से बहुत पहले था। डार्विन ने अंदाज़ा ही लगाया था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें जनरेशन बाय जनरेशन चेंज आता है। डार्विन ने ये अंदाज़ा लगाया था। लामार्क ने ये कहा था, जो इम्पॉर्टेंट बात है लामार्क और डार्विन के कॉन्सेप्ट के दरमियान में, वो चीज़ है जो कि हम आम तौर पर समझते हैं एवोल्यूशन में। जो हम आम तौर पर गलती करते हैं, आम लोग गलती करते हैं, वो वही गलती है जो डार्विन और लामार्क के कॉन्सेप्ट के दरमियान में। डार्विन ने ये कहा था कि जो चेंज होता है वो एंसेस्टर टू डिसेंडेंट आता है और बहुत लंबा चौड़ा टाइम लेता है, जबकि लामार्क ने ये कहा था कि जो चेंज होता है वो जो जो चेंज होता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए तो वो उसकी नस्लों में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे उसने कहा था कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर सांप है, तो सांपों ने अगर अपने पैरों का इस्तेमाल बंद कर दिया, सांपों ने अगर अपने पैरों का इस्तेमाल बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो उसकी अगली नस्लों में भी पैर जो है वो नहीं आएंगे। ये टोटल गलत अप्रोच है। ठीक है, क्यों गलत अप्रोच है? क्योंकि सांपों के पैरों का इस्तेमाल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसके अंदर अगर जेनेटिक चेंज आया है, अगर सांपों के अंदर जेनेटिक चेंज आया है और उस जेनेटिक चेंज ने सांपों के पैरों को गायब कर दिया है, तो इसमें सांपों के पैरों का इस्तेमाल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? मैटर वो करता है जो हमने इस चैप्टर के शुरू में बात की है, यानी जेनेटिक चेंज मैटर करता है। अगर तो किसी सांप में जेनेटिक चेंज नहीं आया, तो आप चाहे उसकी टांगे काट दें। लामार्क की थ्योरी के ऊपर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, बड़े जालिमाना एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट किए। और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे? वो एक्सपेरिमेंट ये थे कि उन्होंने चूहों की दुमें काट दी, ठीक है, और अगली नस्ल का वेट किया। जब अगली नस्ल आई तो उसमें दुमें मौजूद थी। बेसिकली क्या चीज़ है जो गलती है लामार्क के कॉन्सेप्ट में? वो ब्लंडर है। एवोल्यूशन में अगर हम ये समझते हैं तो ये ब्लंडर है। और वो क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में कोई चीज़ अगर वो यूज़ नहीं करता, तो वो अगली नस्ल में नहीं आएगी। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर। असल चेंज जो होता है वो जेनेटिक चेंज होता है। और यही वो चीज़ है कि अब प्रॉब्लम जो आता है ना, वो ये आता है कि व्हाट जीन्स, व्हाट, ये सॉरी मैंने लिखना, व्हाट चेंजेस
इसको आप कहेंगे। जो चीज़ मैंने असल में यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, जिस क्वेश्चन से हमने ये टॉपिक असल में जो है वो कैरी करना है, वो क्या है? वो है व्हाट चेंजेस अकर इन जीन। वो क्या चेंजेस हैं जो जीन में अकर होती हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हमने ये बना लिया, दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट रोल्स कैन जीन चेंज प्ले। जो जेनेटिक चेंज है वो क्या रोल प्ले कर सकता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज एक और वो क्या है कि यहां पर जो टर्म यूज हुई है उसको जरा एक दफा देखिएगा। यहां पर जो एक और चीज है वो इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल जीन्स। अच्छा, दो तरह के जीन्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहां पर अभी हमने क्या देखना है कि डेवलपमेंटल जीन्स यानी वो जीन्स जो डेवलपमेंट के दौरान असर लाते हैं, उनका क्या होता है। यानी डेवलपमेंट के दौरान जो जीन्स जो हैं वो चेंज ला रहे हैं, अगर उनमें एवोल्यूशन होती है तो क्या फर्क आएगा अगर इनमें एवोल्यूशन होती है। ये सारी बात आसान हो जाएगी, सिर्फ मैं आगे एक बात करूंगा जिसके बाद ये सारी बात आसान हो जाएगी। डेवलपमेंटल जीन्स में क्या चेंज आता है और उसके बाद रेगुलेटरी जीन्स में क्या चेंज आता है। ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। रेगुलेटरी जीन्स के बारे में आपको पता है, जो क्या करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को। डेवलपमेंटल जीन्स से क्या मुराद है कि जो हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलपिंग, जो हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट जीन्स जो होते हैं उनके अंदर चेंज आता है या रेगुलेटरी जीन्स के अंदर चेंज आता है या दोनों के अंदर आता है। क्या किसी एक के अंदर चेंज आता है या दोनों के अंदर आता है। तो सवाल ये पैदा होता है, जो बेसिकली यहां पर मैं पॉइंट क्रिएट करना चाह रहा हूं वो ये है कि एवोल्यूशन अगर आती है तो पहली बात हमने क्या समझ ली, जीन्स की वजह से आती है। नंबर टू, किस किस तरह के जीन्स होते हैं जिनमें चेंज आ सकता है तो एवोल्यूशन हो सकती है। अब ये बड़ी दिलचस्प बातें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो अब आप आगे करने लगे हैं। मैं आपको दो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल देता हूं, दो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। यहां पर उन दो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल से पहले मैं अब एक और बात करूंगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस कैन हैपन, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स कैन बी सीन आफ्टर जेनेटिक चेंज। ये टर्म आपको, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में समझ आएगी, लेकिन ये मैं अभी समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या नताइज हैं जो जेनेटिक चेंज से नजर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ सकता है। कोई भी जीन अगर चेंज होता है तो उससे मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जीन अगर चेंज होता है तो उससे डेवलपमेंट रेट का फर्क आ सकता है। बेटा, डेवलपमेंट रेट क्या होता है? डेवलपमेंट रेट ये होता है कि आपके पास एक स्पीशीज है ए, एक स्पीशीज है बी। इसकी डेवलपमेंट में इसका जो स्केलेटन है, स्केलेटन ग्रोज लेटर। एक ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन लेट ग्रो करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन या यूं कह लीजिए सर्टन पार्ट्स ग्रो फास्टर, सर्टन पार्ट्स ग्रो फास्टर। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में वो होगा जो आपने आज तक सोचा ही नहीं होगा। ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल जो अभी तक का मेरा लेक्चर है इसमें अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो आपको वाज़े तौर पर क्या चीज़ नज़र आ रही है। फिलहाल मैंने जस्ट जो चीज़ क्रिएट की है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पर ये समझने में हेल्प देंगे कि अगर जेनेटिक चेंज आता है तो उससे क्या क्या नताइज आ सकते हैं। बेटा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ सकता है, डेवलपमेंट रेट चेंज आ सकता है, और एक दो और चेंजेस हैं जो कि अभी हम आगे कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट डिटरमिन करना है वो ये है कि सब कुछ जेनेटिक बेस्ड है, सब चीज़ों के पीछे जेनेटिक्स है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि जेनेटिक्स किस तरह बेस कर रही है बाकी तमाम चीज़ों के पीछे। सबसे पहले जो अब यहाँ पर हम पॉइंट मेक करने लगे हैं, यहाँ पर हम अब पॉइंट जो है वो बनाने लगे हैं। बेटा, इस पॉइंट के बारे में अब आपने जो है वो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज गोइंग टू गिव यू अ शॉकिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, एक चीज़ होती है सबसे पहले, अब देखिए कि
इसको आप कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप कहते हैं हेट्रोक्रोनी। हेट्रोक्रोनी, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप जरा मुझे इस वर्ड का मतलब समझाइए। ये दो वर्ड्स हैं बेटा, ये दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझाइए। इस इन दोनों अल्फाज की ट्रांसलेशन ही आप कर देना तो आप इस पूरे वर्ड का मतलब समझ जाएंगे। जी, इन वर्ड्स के मीनिंग्स बताइए। सर हेट्रो का मतलब तो डिफरेंट हेट्रोक्रोनी है होता या है ना? क्रोमी है? हेट्रोक्रोनी, एन है। समीना आप क्या कह रही थी बेटे? सर मैंने कहा हेट्रो का मतलब तो डिफरेंट होता है ना? ओके फाइन। क्रोनी, मोसिना आप जिस वर्ड को कह रही हैं बेटा वो है क्रोम, और क्रोम का मतलब होता है कलर, एंड दैट वर्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस वर्ड। जी, क्रोनी। क्रोनी, आप लोगों को थोड़े दिन पहले का अगर लेक्चर याद हो तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्रोनोलॉजिकल डिफरेंसेस। जी, अब बताइए इसका क्या मतलब है? हाँ जी, नहीं याद? सर ड्यूरेशन। शाबाश, ड्यूरेशन, टाइम। क्रोनी का मतलब होता है टाइम। हेट्रोक्रोनी का क्या मतलब होता है? हेट्रोक्रोनी का मतलब होता है डिफरेंस between the developmental rate and time of